नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और जैसा कि आयोग में मीटिंगें होनी शुरू हो गई हैं, चुनाव के बाद बहुत सारी तीव्रता आएगी और बहुत सारे नए रूप देखने को मिलेंगे और हो सकता है कई एग्जाम की डेटें भी घोषित हों। ये संभावना व्यक्त की जाती है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि अगस्त सितंबर तक एग्जाम होने की, टीजीटी पीजीटी की अगस्त सितंबर तक संभावना है। मैं ये नहीं कह सकता कि होंगे ही, हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक पहुंच जाए। तो चूंकि नया नया आयोग है, तो ये तो है कि अब आयोग गठित हुआ है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी। तो अपनी तैयारी को हम लोग उसी हिसाब से बेस को लेकर चलेंगे और तीव्रता भी लेकर चलेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही जुड़े हमारे साथ। हमारे जो बैचेस हैं वो 799 में है और एक बैच 1199 में है और एक बैच 199 में है। और जो प्रैक्टिस बैच है, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, वो सिर्फ 499 में है, 499 का है। आप कोई भी बैच लेंगे, इसके साथ आपको मिलेगा क्या, सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा एक आपके लिए नोट्स की लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी जिसमें लगभग 1500 पीडीएफ अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, रात में डिस्कशन करते हैं वो अवेलेबल रहेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे हमारा इस फॉल में नंबर चल रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप यहां से नंबर ले सकते हैं। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बने। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किरेटिन इज ए प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ। किरेटिन एक प्रोटीन है जिसमें अधिक मात्रा में होता है। कहता है किरेटिन एक प्रोटीन है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ जब किरेटिन की बात करते हैं तो कहता है किरेटिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो किरेटिन होता है, किरेटिन में अगर हम बोले तो वो सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर। एक्चुअली में अगर हम किरेटिन के फार्मूले की बात करें तो ये होता है C28H48N2O32S4। तो इसमें से ना तो कार्बन दिया है, ना तो हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन नहीं दिया, ना ऑक्सीजन, तो हमारा सल्फर दिया है। तो हम यहाँ ऑप्शन लगाएंगे सल्फर को। किसको लगाएंगे? सल्फर को। तो हम ऑप्शन लगाएंगे डी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, कहता है इन विच फेस ऑफ oogenesis of frog mitochondrial cloud is found in। ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, यूपी के पीजीटी में बन चुका है। माइटोकाइंड्रियल जो क्लाउड है वो किस अवस्था में बनता है? आप सब जानते हैं कि oogenesis का क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा जो होता है उसे हम oogenesis के नाम से जानते हैं। तो कहता है ये कब होता है? तो उसमें आपने देखा था कि oogenesis में कई सारी स्टेप होती हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेस होती है, ग्रोथ फेस होती है, मैचुरेशन फेस होती है। इस तरह से कई फेस हमें दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सेकेंड मैचुरेशन फेस में हमें माइटोकाइंड्रियल क्लाउड दिखाई देता है। माइटोकाइंड्रियल क्लाउड होता क्या है? एक्चुअली में जो माइटोकाइंड्रिया होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन को किसको सही करेंगे? तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टीज। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो कहता है बनते कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। तो जब स्पर्म हमारे टेस्टिस में बन रहे हैं तो कहता है उनमें ये हार्मोन्स दिया है। कहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। कहता है इनमें से कौन सा हार्मोन्स भाग लेता है? तो ऑप्शन 3 में क्या सही करेंगे? तो हम आपको बता दें कि इनमें जो मुख्यतः भाग लेता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। कौन होता है?
हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अगर हम बात करेंगे कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में क्या कार्य करता है, मादा में क्या काम, देखिए नर की तो बात हो गई। अभी क्वेश्चन पूछ दे कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये मादा में क्या कार्य करता है, तो हमने आपको जब क्लास ली है हार्मोन्स की, आप जब हमारे ऐप पर जाएंगे तो क्लास ली है, तो वहां हमने 3-4 लाइनें लिखाई थी और हमने वहां लिखाया था कि फीमेल जो स्टिमुलेटिंग सॉरी ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, डेवलप्ड करता है, डेवलप्ड ऑफ ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल ऑफ सॉरी इन ओवरी, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक तो बात होगी हमारी मादा की, जो फीमेल है, और दूसरी बात होगी नर में, नर में स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और मादा में यही हार्मोन सेम टू सेम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप करता है या विकसित करने में मदद करता है। अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या, तो इसको पेन को कर लें चूंकि लिखा हुआ है कि कलर से है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करें तो ये क्या करता है, अगर हम मेल की बात करें, नर में बात करें तो इसे हम नर में, ध्यान रखिएगा, आई CSH के नाम से जानते हैं, इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इन मेल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और फीमेल में यही क्या करता है, अगर यही आपसे फीमेल में पूछ दे कि मादा में ल्यूटिनाइजिंग क्या करता है, तो ओव्यूलेशन का कार्य करता है, अंडे को निकलने में, अंडाणु जो बनता है या ओवा बनता है उसके बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों हार्मोन्स के बारे में बताएं। और ग्रोथ हार्मोन्स तो आप सब जानते हैं, बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है। तो हमारा चूंकि ऑप्शन उसने पूछा है मैमेलियन टेस्टिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी को सही करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और कई सारे मित्र कहते हैं कि सर लाइव आया करिए, लाइव हम आए 1-2 बार आए तो हमें इतना मतलब दिक्कत हुई कि लगभग आधे घंटे में, लगभग 40 मिनट में केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। क्योंकि वो इंटरेक्शन होता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो टाइम बहुत किल करता है। तो लाइव की थोड़ी सी समस्या है, मैं कोशिश करता हूं। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है लाइव है, मगर इस लाइव वीडियो में से मैं मतलब कमेंट्स नहीं लेता। अगर कमेंट्स लूंगा तो आपसे इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने में पता लगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग 5 मिनट का समय लग रहा है, पता लगा 50 मिनट में केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो वो इस तरह का ना पढ़ना पसंद करते हैं ना पढ़ाना पसंद करते हैं। हमें मतलब होता है कि आपका टाइम बिल्कुल भी किल ना हो, क्योंकि वो है नहीं कि आप बताएं आप बताएं आप बताएं, तो ये किलिंग वाला टाइम का समस्या है। तो when the intensity of light is low during night, the light is detected by, जब प्रकाश की तीव्रता रात में कम होती है, बिल्कुल रात में प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो प्रकाश किसके द्वारा मतलब हम रात में किनके द्वारा देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी आईज में रॉड्स पाए जाते हैं और कोन्स पाए जाते हैं, ये दो पाए जाते हैं। तो जब लाइट तीव्र होती तो कोन्स काम करते हैं, जब लाइट धीमी होती तो रॉड्स काम करते हैं। तो इसलिए कहता है कि जब प्रकाश की तीव्रता रात में कम होती है, लाइट कम होती है, तो इनमें से कौन सा सक्रिय होता है, कौन सा उस समय देखने में मदद करता है, तो वो हमारा क्या आएगा, तो वो हमारा आएगा, क्या सही करेंगे, तो 4 में हम सही करेंगे ए, वो रॉड्स होते हैं। क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 ऐसे मित्र हैं जो लगातार जॉब कर रहे हैं, मैं भी खुद जॉब कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 4 नौकरियां पाई, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर। तो ये कई सारे अनुभव हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के बहुत सारे मित्र जॉब कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कभी लेकर नहीं आते, एक्चुअली में मैं तकनीक का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ कि किस तरह से इंटरेक्शन करके या किस तरह से करें। और चूंकि जब मैं ये आप देखते हैं तो मैं वर्किंग प्लेस से ही ये सब करता हूँ, तो ये थोड़ी सी समस्याएं हैं।
मतलब कोई कोचिंग संस्थान तो है नहीं, ये एक ऐसी फैमिली है, आपके परिवार के साथ है, आपके साथ डिवोटेड है। ये मतलब वो नहीं कि नहीं सिर्फ पैसा लेना है। और फीसें कितनी है? 799, पूरे कोर्स की 799, 1199। 1199 आपके यहाँ यूजी पीजी यानी कक्षा 1 से छोटी कक्षा में अगर बच्चा पढ़ता होगा तो उसके एक माह की कॉलेज फीस होगी। ट्यूशन फीस की बात करें तो 2000 रुपए ट्यूशन फीस होती है एक माह की, अगर कोई घर में ट्यूटर पढ़ाने आता है। हम आपसे टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो आज ही जुड़े। आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस, और जो थ्योरी क्लासेस मिलेंगी तो ऐसी नहीं मिलेंगी कि पूरा आपको दुनिया का सब कुछ पढ़ाया गया। हम ये मान के चलते हैं कि आता आपको सब है। मैं ये मान के चलता हूं कि सिर्फ हमें क्या करना है, मैंने नोट्स बनाए और नोट्स बनाकर ही पढ़ाता हूं, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाता। वही टारगेट होता है जो एग्जाम में चीजें फंसे। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं कि आलतू फालतू की चीजें आपके साथ शेयर करें। आज ही जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें और आज ही परचेस करें। मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, विच पिगमेंट डज हेल्प सम नॉकटर्नल एनिमल्स टू सी एट नाइट। कहता है कि जो रात्रिचर होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं उल्लू है, आउल जिसे बोलते हैं उल्लू है, या अन्य पक्षी हैं जो रात्रिचर होते हैं, रात्रि में अपना शिकार करते हैं, तो उनकी आंखों में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे वो रात्रि को देखने में उनको मदद मिलती है। तो कहता है हीमोग्लोबिन, पोरफायरिन, या एडमिन, या हिपैरिन। तो उनकी आंखों में, जब हम उनकी आंखों की बात करते हैं तो ग्वाइनिन क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्वाइनिन क्रिस्टल पाए जाते हैं। और ये किससे संबंधित है? टैपिटम लूसिडम से। किससे संबंधित है? टैपिटम लूसिडम से संबंधित है। यहां कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन हम सही करेंगे, क्या सही करेंगे? ऑप्शन ई को सही करेंगे, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन। प्राय मेटानेफ्रिक किडनी किसमें देखने को मिलती है? तो प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, इस तरह से आपने देखा। तो वो जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो किसमें देखने को मिलती है? तो मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलती है, बर्ड्स में भी देखने को मिलती है, और मैमल्स, तीनों में हमें मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, इस तरह से जो किडनी के भाग बताए गए हैं उनमें से रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में प्राय जो हमें देखने को मिलता है वो मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। तो एक आपको जब हमने क्लास ली थी एक्सक्यूटी सिस्टम की, आप ऐप पर जाएंगे, ऐप है हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। बायोलॉजी तो हमने एक चार्ट बनवाया था इस तरीके से। हमने बोला था किडनी के प्रकार, तो इस तरह से चार्ट बनवाया था। हमने लिखा था प्रोटोनेफ्रिटिक किडनी, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। एक हमने लिखा था मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी, और एक लिखा था मेटानेफ्रिक किडनी। ये हमने लिखा है तीन। हमने एक अलग कर ले रहे हैं, चूंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है इसलिए थोड़ा सा इस पे हम आपका समय जरूर किल करेंगे। प्रोटोनेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती? तो हमने कहा था टैडपोल लार्वा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टैडपोल लार्वा में प्राय प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके जब भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण होता है उसमें जो किडनी होती है वो प्रोटोनेफ्रिक होती है। मीजोनेफ्रिक में हमने क्या बताया? हमने कहा था ये एम्फीबिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एम्फीबिया में पाई जाती है, यानी मेंढक आदि में पाई जाती है। और किसमें बताया था? हमने कहा था पीसीज में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पीसीज में। अर्थात अगर आप बोले तो ये एनएमनियोट में पाई जाती है, एन एमनियोट में पाई जाती है, जिसमें एमनियोटिक नहीं पाई जाती। और ये किस में पाई जाती है? एमनियोट। और हमने कहा था एमनियोट कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए हमने दिया था राम। राम का मतलब रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। क्या बताया था? रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। देखिए रेप्टाइल्स, एवीज का मतलब बर्ड्स और मैमल्स। हमने फार्मूला बताया था, जैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, एन एमनियोट जिसमें एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं पाई जाती है उसमें, और एमनियोट
एमनिओट। तो हमने बताया था एमनिओट कौन होते हैं, तो हमने बताया इसका ट्रिक है राम। राम एमनिओट है, भगवान राम एमनिओट है। और एन एमनिओट में तो दो बचते हैं, फिर कौन कौन से बचते हैं, तो हमने आपको बताया था कि एपी लिख सकते हो, एम्फीबिया और पिसीज। इसमें राम से केवल याद रखो रेप्टाइल्स, एविज, मैमल और जितने बचे हैं वो सब एन एमनियोट में कर दो। तो यहाँ हमारा आया रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, तीनों प्रकार की किडनी आपके साथ हमने शेयर कर दी है, कौन सी किडनी किस में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनता है, ये चूंकि पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है तो खूब ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और कंफ्यूजिंग भी होता है, किस में मेटा किस में मीजो, तो ये हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए, आपको लगे क्या करें आंसर, तो इसलिए इसको हम आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिम्फ। प्राय लिम्फ में क्या नहीं पाया जाता है, तो लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ में पानी पाया जाता है, सल्यूट्स पाए जाते हैं और ल्यूकोसाइलिक मग, रेड ब्लड कार्पेकल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं। कौन देखने को नहीं मिलता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो है वो प्राय देखने को नहीं मिलती हैं, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 is mostly carried by blood in the form of, कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो देखिए दो रेस्पिरेशन जब आप पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन या श्वसन पढ़ेंगे, तो श्वसन पढ़ते समय आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी श्वसन में। श्वसन में क्या होता है कि हम O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, यही करते हैं। CO2 किस रूप में ब्लड के साथ मिलकर बाहर निकलती है, तो वो नंबर ए है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में निकलती है, तो वो प्राय बाइकार्बोनेट के रूप में निकलती है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यह बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे ज्यादा बाहर निकलती है। चलिए, तो ये आपको हमने बता दिया कि कौन कहां से कैसे किस प्रकार से निकलता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर कभी कोई परसेंट पूछ दे, अगर परसेंट पूछ दे कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने कितने होता है, तो अगर 7% जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, वो ब्लड प्लाज्मा के साथ होता है। किसके साथ होता है, ब्लड प्लाज्मा के साथ। अगर आपसे पूछ दे 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है, 70% होता है, वो बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे चैप्टर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में लगभग दूसरी क्लास जब हमने ऐप पर ली है, ऐप पर दूसरी क्लास है, तो हमने एक चार्ट बनाया था इस तरह का, 3 का कि 7% ब्लड प्लाज्मा, वही चार्ट का बता रहे हैं, 70% बाइकार्बोनेट, और हमने कहा था 23% जो होता है वो कार्बा एमीन हीमोग्लोबिन के रूप में बाहर निकलता है या ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे ज्यादा पूछा तो बाइकार्बोनेट, ये याद भी रख सकता है। अगर सबसे कम पूछ देता कि ट्रांसपोर्ट किससे होता है, तो वो ब्लड प्लाज्मा से होता है। मध्यम क्रम में कार्बा एमीन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, तो ध्यान रखना। तो यहां चूंकि पूछा सबसे ज्यादा 70% सबसे ज्यादा, तो कार्बोनेट के रूप में। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो वो आप ऐप वाली क्लास ऐप में देखेंगे, तो ये सब हमने बाकायदे आपको बताया है। हमारी सारी क्लासेस आपको क्रम से लगी मिलेंगी। अच्छा, फिर कहता है ब्लड इज, रक्त होता है, ब्लड क्या होता है, कहता है एरियोलर टिश्यूज होता है या कनेक्टिव टिश्यू होता है या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज होता है। तो देखिए ब्लड जो होता है वो आप पढ़ेंगे तरल संयोजी ऊतक होता है, ये इंटरमीडिएट से भी हम भी पढ़ते हैं, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो नाइन में हम क्या सही करेंगे, तो 9 में सी कहेंगे। देखिए वहां उसने दिया है, अभी कारण होता है जब आप एग्जाम देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल खूब होता है। हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन, हमारे साथ भी होता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, नौकरी भी इस समय कर रहे हैं, तो एग्जाम दिए, तो हमने देखा कि 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे गलत करके आते थे कि कॉन्फिडेंस लेवल पे हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते थे। ध्यान रखिएगा, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ आपको, जो मुझे नहीं मालूम। मैं कभी क्या करता, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता था, मुझे लगता था मुझे तो सब आता ही है। तो कभी कभी क्या करता था, जैसे देखा एरियोलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, हाँ कनेक्टिव टिश्यूज है,
अब उसने यहाँ संयोजी ऊतक दिया और नीचे उसने तरल संयोजी ऊतक दिया, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपने अगर ये दो नहीं पढ़े तो आपको लगा रहे संयोजी ऊतक दिया तो लगा तो हो गया, और आपने नीचे वाला नहीं पढ़ा। तो वो तरल संयोजी ऊतक, जैसे अक्सर क्वेश्चन हमसे गलत हुए जब हम एग्जाम देते थे, नहीं वाले गलत होते थे। पता लगा बीच में नहीं लगा है और मैं एग्जाम कराया, जब घर में देखा तो नहीं लगा, तब लगता था जैसे आंखों में जब नहीं शब्द है वो ब्लिंक कर जाता है, जैसे इरेज हो जाता है, हमें नहीं शब्द आंखों से दिखाई नहीं। बाद में पता लगा मन ही मन अपने आप को गाली दे रहे हैं कि क्या करके आ गए, इतना मतलब तैयारी होने के बावजूद नहीं शब्द नहीं देख पाए। तो ऐसा भी आपके साथ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को जब भी पढ़ो हड़बड़ाहट में नहीं, रिलैक्स होके पहले पूरे पेपर को पढ़ लो, अगर टाइम है तो पूरे पेपर को एक बार फटाफट पढ़ लो, रफली टिक मार लो, फिर जब फाइनल आप टिक लगाना तब आप एक बार फिर उसको चेक करो कि ऐसा तो नहीं कि कहीं नहीं। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और एक एक क्वेश्चन से तो पता लगा 500 लड़का ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए, तरल संयोजी ऊतक कहता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड इन। साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है वो कहां पाया जाता है? साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है वो प्रायः कहां पाया जाता है? तो ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप इस तरह चित्र देखेंगे तो ये इस तरह से जगह जगह पर आपको क्रिस्टी दिखाई देते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ आप F1 पार्टिकल्स ये दिखाई देते हैं, ये इस तरीके से यहां देखने को मिलता है ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैक्टियल्स आर फाउंड इन द, कहता है द लैक्टियल्स आर फाउंड इन द, लैक्टियल्स वाहिनियां पाई जाती हैं किसमें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लैक्टियल्स की जो वाहिनियां होती हैं तो वो प्रायः कहां पाई जाती है? तो हम आपको बता दें कि लैक्टियल्स होता क्या है, ये भी तो ध्यान दे लो। लैक्टियल्स जो होते हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स होती है। क्या होती है? वेसल्स फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, और कहां पाई जाती है? फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। किसमें पाई जाती है? डाइजेस्टिव ट्रैक में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? डाइजेस्टिव ट्रैक में हमें प्रायः ये देखने को मिलती है लैक्टियल्स। ध्यान रखिएगा। और अकरिंग इन द, क्या करती है, इनका कार्य क्या होता है? अगर पूछ दे कि इनका फंक्शन क्या होता है तो एब्जॉर्ब ऑफ फैट, ये फैट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब ऑफ फैट, तो ये फैट को एब्जॉर्ब करती है। और ये कहां पाई जाती है? तो विलाई के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? विलाई के अंदर। तो यहां चूंकि इंटेस्टाइन दिया होता या इस तरह की कोई संरचना दी होती तो उसको सही करते। तो यहां हम लगाएंगे ई, नन ऑफ एबव। क्या लगाएंगे? नन ऑफ एबव। ध्यान रखिएगा, क्या लगाएंगे? नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बनाया हुआ था, मुझे लगा इसको मिस कर दिया है। इन कोलन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट कार्ड। जो बड़ी आंत होती है, ध्यान रखिएगा हमारी आंतें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। हमारे पेट में दो आंतें होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो कहता है जो बड़ी आंत होती है, बृहदांत्र जो होती है, उसकी दीवार पर छोटे छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। तो ये हमने आपके लिए चित्र लगा के रखा था। तो ये आप बड़ी आंत का चित्र है, तो इसकी वाल पर ये देख रहे हैं थैलीनुमा, ये बाहर थैलीनुमा संरचनाएं इस तरीके से आपको दिख रही हैं। इन थैलीनुमा संरचनाओं को हास्ट्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हास्ट्रा के नाम से जानते। तो हमारा आंसर अगर हास्ट्रा सही होगा तो हम सही कर लेंगे। ये अपेंडिक्स है, जिसे अपेंडाइसिस होता है। ये क्या होता है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। क्या है? वेस्टिजियल, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है, चूंकि आप देख रहे हैं तो हम आपको बता दें अवशेषी अंग है। इसका हमारे पूर्वज इसमें बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते थे तो सेल्यूलोज का पाचन करते थे। क्योंकि हम पचा पचाया और पका पकाया भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ये अवशेषी अंग है।
ये वाला भाग सीकम कहलाता है, ये सिग्मॉइड कोलन कहलाता है, डिसेंडिंग कोलन है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है ये टीनिया कोली है, ये वाला भाग टीनिया कोली कहलाता है ये। तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा जो पूछा है, देखते हैं हॉस्ट्रा दिया है क्या। हाँ, ये ऑप्शन ए पर दिया है हॉस्ट्रा। जो दीवार पर छोटी छोटी थैलीनुमा एक श्रृंखला बनती है, उसे हम हॉस्ट्रा के नाम से जानते हैं। क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन कहाँ पाई जाती है? क्रिप्ट्स ऑफ जो लीवर कुहन की दरारें होती हैं वो इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following secretion associated with digestion does not have enzyme? कहता है इनमें से, ध्यान रखिएगा, पाचन से जुड़े निम्नलिखित में से किस स्राव में एंजाइम नहीं होते? पीजीटी में कई बार, टीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो वो बाइल जूस होता है। क्या होता है? हमारा जो बाइल जूस होता है उसमें क्या होता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, जबकि लार में हमारे पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाए जाते हैं, मगर जो पित्त होता है उसमें नहीं पाया जाता। जब पित्त में पथरी पड़ जाती है तो पित्त निकाल दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए होते तो पता लगा हम भोजन पचा ही ना पाते। यह भी ध्यान रखना। गाल ब्लैडर लगभग लोगों के निकल जाते हैं। जो बाइल होता है, पित्त रस होता है, वो या जो बाइल होता है वो कहां से निकलता है? गाल ब्लैडर से। कहां निकलता है? गाल ब्लैडर से निकलता है। किससे निकलता है? गाल ब्लैडर से। तो गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो इसमें कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। 13 में क्या सही करेंगे? ए को। 14 में चलते हैं। कहता है नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ विटामिन के और विच इज यूज द एंटीकोगुलेंट। तो विटामिन ए का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन करना, जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में प्रयुक्त होता वह है। विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप क्या है? तो वो होता है डाई, ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है? डाई कुमेरल। क्या बोलते हैं? डाई कुमेरल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। बकाया अगर इनकी बात करें तो एक हमने चार्ट लगा रखा था, अगर होगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन की को फिल्लोक्यूनोन के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके ना फिल्लोक्यूनोन। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? अगर इसकी बात करें कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो कार्ल पीटर हेनरिक डैम, पूरा नाम है, डैम ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा B1 को थाइमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पाइरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन और B9 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये विटामिन के कुछ नाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। मैन या मनुष्य का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन सा है? सबसे मतलब क्लोज कौन सा है? तो अगर हम मानो की बात करें तो यहां पहला तो एक आया जावा मानो। जावा मानो को होमो इरेक्टस इरेक्टस कहता है। क्या क्वेश्चन पूछ देता है? होमो इरेक्टस इरेक्टस कहता है। होमो इरेक्टस इरेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहां मिला था? तो ये सोलो नदी के किनारे मिला था। सोलो नदी के जावा में, ध्यान रखिएगा, जावा में सोलो नदी के किनारे मिला था। ध्यान रखिएगा, इसको डुबोइस एक साइंटिस्ट थे, चूंकि जावा मानो से क्वेश्चन बना है तो हम थोड़ी डिटेल देंगे। इसको साइंटिस्ट का नाम है डुबोइस ने इनका होमो इरेक्टस इरेक्टस ना कहकर उन्होंने पीथोकैंथ्रोपस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पीथोकैंथ्रोपस नाम दिया और इरेक्टस, पीथोकैंथ्रोपस इरेक्टस नाम दिया। ध्यान रखिएगा, नाम दिया। और ये कि इनकी जो कपाल गुहा की आयतन थी, यानी इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी थी
वो थी लगभग 900 सीसी थी। अगर हम क्रोमैग्नन मानों की बात करें, ध्यान रखिएगा, क्रोमैग्नन मानों की बात करें तो इसको क्या नाम दिया गया, क्रोमैग्नन मानों को। तो क्रोमैग्नन मानों की अगर हम बात करेंगे तो ये मानों को होमो सैपियंस फॉसिलिस नाम दिया गया। होमो सैपियंस फॉसिलिस नाम दिया गया, फॉसिलिस नाम दिया गया। ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है कि ये आधुनिक मानव के निकटतम थे, निकटतम थे। ये साफ लिखा है किताब में कि जो आधुनिक मानव था उसके सबसे निकटतम थे। तो इसलिए ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। इसके फॉसिल्स की अगर खोज की बात करें कि इसके फॉसिल्स की यानी क्रोमैग्नन के जो फॉसिल्स थी वो मैक ग्रेगर ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? मैक ग्रेगर ने डिस्कवर किया था। इनकी जो कपाल गुहा का आयतन था वो 1450 से लेकर 1500 सीसी तक देखने को मिला। ये पत्थर के औजार भी बनाते थे क्रोमैग्नन। हेडलबर्गमैन क्या था इसके बारे में भी देख लें थोड़ा सा, चूंकि सबके बारे में देख लो, क्वेश्चन कहां से बन जाए कोई पता नहीं। हेडलबर्ग क्या थे? हेडलबर्ग की केवल खोपड़ी भर मिली थी, ध्यान रखना, केवल खोपड़ी भर ही मिली थी हेडलबर्ग मानव की, और ये निंडरथल मानव के पूर्वज माने जाते हैं हेडलबर्ग मानव। तो चूंकि जो सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट पूछा है तो वो हमारा क्रोमैग्नन मैन होगा। तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो वो हम ऑप्शन सही करेंगे क्या? सी को, सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In the early years, the study of physical basis of heredity, the concept of pangenes was given by pangenes concept किसने दिया था? ये फेवरेट है, तो ये दिया था प्राय चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। आप लेमार्क को आप सब जानते हैं, वीजमैन ने क्या दिया था? तो वीजमैन ने क्या दिया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था वीजमैन ने। ग्रेगर जार्मेंडर को आप सब जानते हैं, जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है। तो वीजमान ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हैं। अच्छा, अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्या है? ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following gases was not present in the pre-state, मतलब स्वतंत्र रूप में नहीं थी, when life originated on Earth। कहता जब पृथ्वी का उदय हो रहा था तो इनमें से वो कौन सी गैस थी जो स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं थी? देखिए, हाइड्रोजन उपस्थित था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल बनाया, मीथेन उपस्थित थी, ये उपस्थित थी, मगर जो ऑक्सीजन थी वो आदि जब वो वायुमंडल था, कौन सा आदि वायुमंडल था, उस समय यह मुक्ति नहीं थी। तो इसलिए हम ऑप्शन डी को लगाएंगे। जब आप अब ये आप कहेंगे ये मिलेगा कहाँ? तो जब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति, चाहे इंटरमीडिएट एनसीईआरटी पढ़ लो या इंटरमीडिएट की बुक रमेश गुप्ता या जो भी आपके पास पुरानी आपके समय की रखी हो उसको पढ़ लीजिएगा। तो जब ओपैरिन मॉडल पढ़ेंगे, कीमोसिंथेटिक थ्योरी पढ़ेंगे या ओपैरिन मॉडल, हेल्डन और ओपैरिन का मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां फिर आप देखेंगे वहां साफ लिखा हुआ है, एक बॉक्स में लिखा होगा कि आदि जब वातावरण था वहां ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं थी। वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द existence of homologous structures suggests the occurrence of, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? द एग्जिस्टेंस होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द ऑकरेंस ऑफ, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है वो किसके लिए हमें बताता है? तो 19 का हम सही क्या करेंगे आप लोग बताएं, हम 19 का आंसर सही क्या करेंगे?
तो किसको देता है? तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को देता है, अपसारी विकास प्रक्रिया को। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई स्पीसीज ए है और इस स्पीसीज से विकास के द्वारा एक स्पीसीज पता लगा बी बन गई और इसी से विकास के द्वारा स्पीसीज सी बन गई। इसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? आप इस सारी विकास क्या होता है? पैरेलल एवोल्यूशन होता है। पैरेलल का मतलब होता है समजात एवोल्यूशन होता है। ये कैसा होता है? पैरेलल एवोल्यूशन होता है। पैरेलल एवोल्यूशन होता है। सिमिलर क्या करता है? सिमिलर आइडेंटिकल म्यूटेशंस अकर इन द इंडिपेंडेंट। और बात करें जैसे मार्सुपियल्स, एग्जाम्पल के लिए देख, कन्वर्जेंट का अगर एग्जाम्पल देखें जिससे समझ में आएगा तो देखिएगा, जैसे कि मार्सुपियल्स पीएल और प्लेसेंटल एनिमल सेम समय डेवलप हुए, सेम समय डेवलप हुए। मार्सुपियल्स अलग हो गए, प्लेसेंटल अलग हुए। ये कहलाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है? अगर हम माइक्रो की बात करें, चेंज इन द पॉपुलेशन एलील्स फ्रीक्वेंसीज ओवर द शॉर्ट टाइम। छोटे समय में जो एलील्स चेंज होते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नेचुरल सिलेक्शन किसके अंतर्गत आता है? सिलेक्शन, तो वो आएगा माइक्रो एवोल्यूशन के अंतर्गत। आपसे पूछेगा म्यूटेशन किसके अंतर्गत आता है? वो इसी में आता है। आपसे पूछेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे आता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पे आता है? ड्रिफ्ट किस पे आएगा? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी माइक्रो एवोल्यूशन के अंतर्गत आएगी। आपसे पूछेगा जीन फ्लो किसके अंतर्गत आएगा? तो भी माइक्रो एवोल्यूशन के। माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। माइक्रो एवोल्यूशन से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों का उद्भव होता है। तो ये हमने सब बता दिया, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन सही था वो ए सही था। इससे जो जो क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं, देखिए ये आपको क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, मगर आप, हमने जो डाटा आपको दिया उससे आप लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं, उस 20 क्वेश्चन के बेस पे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने का, कि मतलब आपके साथ इस तरह से पढ़ाया जाए कि आप चीजों को किसी भी एंगल से, कहीं से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। केवल ये नहीं कि ए सही है, बी सही है, डी सही है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई बर्ड्स एंड बैट आर। तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख है। देखिए तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख क्या है? तो हम आपको बता दें, ये पंख कैसे होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो, उत्पत्ति समान हो मगर कार्यों में अंतर हो, कार्यों में अंतर हो। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं उत्पत्ति में अंतर हो, कार्यों में समान हो, सब उड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, एनालोगस ऑर्गन्स। तो 20 का हम सही क्या करेंगे? और वेस्टिजियल ऑर्गन्स और सेसियन के बारे में आप सब जानते ही हैं। 21 क्या कहता है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड बाय। हार्डी विनबर्ग साम्यता प्रभावित होती है। तो ये प्रायः किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो 21 में डी करेंगे, ये प्रायः बोथ नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन के द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a foreign DNA segment is inserted into DNA molecule of a vector it is called। जब एक वेक्टर में डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोजांस कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, काइमेरिक डीएनए कहते हैं, या शटल वेक्टर कहते हैं। तो 22 में होगा सी, उसे हम काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आज हमने लगभग आपके साथ 22 क्वेश्चन का डाटा शेयर किया और 22 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग आपके साथ आज 100 क्वेश्चन के हम लोगों ने प्रैक्टिस की, 100 क्वेश्चन का डाटा आपके साथ शेयर किया। आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, नया अकाउंट बनाएं, आज ही हमसे जुड़ें। दूसरा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ एक शेयर जरूर कर दें। और उसके अलावा आप सजेस्ट भी करें अपने दोस्तों को कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के वीडियो को आप उनको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करें। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।